इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत ये भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक ज़िला पड़ता है भरूच, और इसी भरूच ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है जंबूसर। बात कर रहा हूँ मैं 30 जून 2023 की सुबह सुबह। एक व्यक्ति जंबूसर थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक व्यक्ति की डेड बॉडी नाले में पड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे ही लोकेशन भेजता है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकालती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उस डेड बॉडी पे कोई भी चोट या घाव का निशान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके गले पे एक हल्की सी निशान जरूर दिखाई देता है, जिसे देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उसकी हत्या गला दबा करके की गई है। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस वहां पे मौजूद लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस मरने वाले व्यक्ति का एक फोटो लेकर के जिले के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है और ये खबर दिलवाती है कि अगर किसी भी थाने में इस उम्र का किसी व्यक्ति का अगर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया हो तो वो जंबूसर थाने से कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद से पुलिस इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो किसी थाने से कोई कॉल आता है, ना ही कोई व्यक्ति थाने में जाता है और उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन जैसे ही 10 दिन का समय गुजर जाता है, 10 जुलाई को जंबूसर से लगभग 400 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले के अंतर्गत थनाद पुलिस जंबूसर थाने से कांटेक्ट करती है। थनाद पुलिस जंबूसर थाने से कहती है कि आप लोगों को लगभग 10 दिन पहले एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास है। दरअसल इसी उम्र के आसपास एक व्यक्ति की गुमशुदगी का रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज कराई गई है। क्या आप लोग उसका एक फ़ोटो भेज सकते हैं? पुलिस जैसे इस तरह की बातें जंबूसर थाने से कहती है, इधर जंबूसर थाना उस व्यक्ति का एक फ़ोटो भेज देती है। लेकिन जैसे इधर धनात थाने को उसका फ़ोटो मिलता है, उस फोटो को देखकर पुलिस पहचान लेती है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम शंकर पटेल है। शंकर पटेल जो धनात थाने के ही अंतर्गत चोपटा गांव का रहने वाला है। शंकर की पत्नी का नाम भावना। शंकर अपने 3 बच्चों के अलावा अपने माता पिता के साथ रहता है। शंकर जो अपने ही इलाके में खेती किसानी का काम नहीं करता है, बल्कि लोगों का घर बनाने का ठेका भी लेता है। 29 जून 2023 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास जब शंकर अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने घर वालों को ये कह करके जाता है कि मैं उदा जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन एक बार जब शंकर अपने घर से बाहर निकलता है, उसके बाद से दोबारा घर ही वापस नहीं आता है। उसके बाद से उसके घर वाले हर जगहों पर तलाश करते हैं। अगली सुबह तक भी जब शंकर घर पे नहीं आता है तो आखिरकार शंकर की मां मीरा देवी धनात थाने में जाती है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन पुलिस भी रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है, बल्कि मीरा देवी को यह आश्वासन देकर के भेज देती है कि शंकर 1 से 2 दिन में घर वापस आ जाएगा। मीरा घर पे तो आ जाती है, 2 दिन और इंतजार करती है। शंकर जब घर पे नहीं आता है, आखिरकार 2 जुलाई को फिर से उसी थाने में जाती है। तब जाकर के पुलिस शंकर का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। लेकिन जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, पुलिस जब शंकर को शिनाख्त कर लेती है तो इधर धनात थाने के पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर भरूच जिले के अंतर्गत जंबूसर थाने तक कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शंकर के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है।
सीडीआर को जब चेक करती है तो आखिरकार उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे शंकर की आखिरी बार बातचीत हुई थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शिवा पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड है। शिवा जो कलश गांव का रहने वाला है, जो अंकलेश्वर में रहकर मेटल का बिजनेस करता है। ये शिवा कोई और नहीं है बल्कि शंकर का ही जिगरी दोस्त है। पुलिस शिवा के नंबर पर फ़ोन करती है और शंकर के बारे में पूछताछ करती है। तो शिवा कहता है कि साहब, शंकर से बातचीत करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि अक्सर मैं उससे बातचीत करता था। 29 तारीख को भी रात्रि के 9 बजे के आसपास मैंने सिर्फ उसको इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं उसका हालचाल जान सकूं। लेकिन शिवा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस फिर से आकर के उसी पायदान पर खड़ी हो जाती है जहां से इस केस में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन पुलिस भी अब इस केस को खुलासा करने के लिए अपने जिद पर उतर जाती है। पुलिस अब इस केस की खुलासा करने के लिए शंकर की पत्नी भावना के भी मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। लेकिन भावना के मोबाइल नंबर का सीडीआर जब चेक करती है तो उस सीडीआर में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पे भावना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। 29 तारीख को रात को भी और अगले दिन 30 तारीख को भी भावना ने उस नंबर पर बातचीत किया था। लेकिन वो नंबर किसी और का नहीं था बल्कि शंकर के ही दोस्त शिवा का था। पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर की पत्नी शिवा से इतना क्यों बातचीत करती है। पुलिस को कहीं ना कहीं शिवा के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब शिवा के साथ साथ शंकर के भी मोबाइल का लोकेशन निकालती है। पुलिस जब दोनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 29 तारीख को शंकर और शिवा के मोबाइल का लोकेशन उसके गांव में एक साथ ही दिखाई देता है। जैसे ही लोकेशन एक साथ दिखाई देता है पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि शिवा 29 तारीख को अपने गांव में आया था। पुलिस को लगता है कि अब शिवा झूठ बोल रहा है। पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ अंकलेश्वर में जाती है और शिवा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर शिवा से शंकर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो शिवा इस बार भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब 29 तारीख को मैं अपने गांव में नहीं आया था। लेकिन शिवा जैसे इस तरह की जवाब पुलिस वालों को देता है तो पुलिस अब शिवा के मोबाइल का लोकेशन का डिटेल्स उसके सामने रख देती है। डिटेल्स सामने रख करके जब शिवा से पूछताछ करती है तो अब शिवा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शिवा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। शंकर और भावना की शादी आज से ठीक लगभग 14 साल पहले होती है। भावना जब शंकर से शादी कर अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, शंकर के 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बेटी की फिलहाल अभी उम्र है 7 साल, दूसरे बेटे की उम्र है 4 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र है 2 साल। शंकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए खेती किसानी का तो काम करता ही है, साथ ही साथ अपने इलाके में लोगों का घर बनाने का ठेका भी लेना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही कुछ पैसे कमाता है, शंकर के पिता को फालिस मार देता है, जिसकी वजह से उनका इधर उधर घूमना फिरना भी बंद हो जाता है। लेकिन शंकर जब इस ठेके का काम करना शुरू करता है, इसी सिलसिले में एक दिन शंकर की मुलाकात शिवा से होती है। शिवा जो कलश गांव का तो रहने वाला है, लेकिन अंकलेश्वर में रहकर मेटल का बिजनेस करता है। कुंवारा है लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाता है। शंकर और शिवा की जब पहली बार मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों में इस कदर से गहरी दोस्ती हो जाती है कि उसके बाद से शिवा अक्सर अब शंकर के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन शिवा जब शंकर के घर पे जाता है, पहली बार जब उसकी पत्नी भावना को देखता है तो भावना की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद से शिवा जब भी शंकर के घर पे जाता है, भावना के तरफ बड़े ही अजीब नज़रों से देखता है। इस तरह से देख करके भावना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शिवा चाहता क्या है। दरअसल कहीं ना कहीं भावना भी शिवा को पसंद कर लेती है। उसके बाद से भावना अपना नंबर शिवा को दे देती है। उसके बाद से भावना और शिवा के बीच में फ़ोन के जरिए बातचीत ही नहीं शुरू होता है, बल्कि बातचीत करते करते दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। भावना और शिवा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से शिवा भावना से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी शंकर को नहीं मालूम चलता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, शिवा भावना के प्यार में इस कदर से पागल हो जाता है कि उसके ऊपर
ढेरों सारे पैसे खर्च करने लगता है, जिसकी वजह से भावना भी इस कदर से खुश हो जाती है कि अब अपनी घर की सारी बात शिवा से शेयर करने लगती है। दरअसल शंकर और भावना के बीच आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू होता है। जब भी झगड़े तकरार शुरू होता है, शंकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इसीलिए भावना शिवा के नंबर पर फोन करती है और शिवा से अपने पति का शिकायत करती है। इधर शिवा जब उसके पति का शिकायत सुनता है तो शिवा भी भावना से कहता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। शंकर मेरा दोस्त है और उसे हमारे प्यार के बारे में जानकारी भी नहीं है, मैं उसे कुछ बोल भी तो नहीं सकता हूँ। समय यूं ही गुजर रहा था कि 28 जून 2023 को एक छोटी सी बात को लेकर के शंकर और उसकी पत्नी के बीच में फिर से झगड़ा तकरार शुरू होता है और उस दिन शंकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन उस दिन जब शंकर अपनी पत्नी की पिटाई करता है तो भावना इस कदर से नाराज हो जाती है कि गुस्से में आकर शिवा के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। भावना जैसे इस तरह की बातें शिवा से कहती है तो शिवा कहता है कि बिल्कुल आसान रास्ता है, तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन शिवा जब इस तरह की बातें भावना से कहता है तो भावना कहती है कि मैं अपने पति को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर मैंने इस तरह का स्टेप लिया तो समाज में मेरी काफ़ी बदनामी होगी। शिवा भावना से कहता है कि तब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। भावना शिवा से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, उसके बाद से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। भावना जैसे इस तरह की बातें शिवा से कहती है तो शिवा भी भावना के प्यार में इस कदर से अंधा हो जाता है कि इस काम को करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। उसी दिन ही 28 तारीख को झगड़े तकरार का बहाना बनाकर शाम के वक्त भावना षड्यंत्र के तहत अपने तीनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। अगले दिन 29 तारीख को शिवा शंकर के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है, बल्कि तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आज मिलने के लिए तुमसे आ रहा हूँ। जैसे ही शंकर से मिलने की बात कहता है, शंकर भी शिवा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। 29 तारीख को करीब 12 बजे के आसपास अंकलेश्वर से शिवा अपनी क्रेटा कार लेकर के निकलता है। रात्रि के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास शंकर के गांव में पहुंचता है। गांव में पहुंचकर फिर से शंकर के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गांव के सड़क पे आ चुका हूं, जल्दी से यहां पर आ जाओ। जैसे ही फ़ोन करता है करीब रात्रि के 9 बजे के आसपास शंकर अपने घर से निकलता है। लेकिन शंकर जब अपने घर से निकलता है तो अपनी माँ से ये कह करके जाता है कि मैं उदय जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। शंकर सीधे शिवा के पास जाता है और जाकर उसके गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन इधर शिवा अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही अपने गाड़ी में एक पानी का बोतल रख रखा था और उसी बोतल में कुछ नींद की गोलियां भी मिला चुका था। शंकर जैसे ही जाकर के शिवा के गाड़ी में बैठता है उसके बाद से शिवा गाड़ी वहां से रवाना कर देता है। गाड़ी लेकर के इधर उधर घुमाना शुरू करता है और टाइम पास करना शुरू कर देता है। दरअसल शिवा इंतजार करने लगता है कि कभी न कभी शंकर उसे पानी पीने के लिए जरूर मांगेगा। लगभग 2 घंटे का समय गुजर जाता है। तब तक 2 घंटे में शिवा अपनी गाड़ी लेकर डीसी रोड तक पहुंच जाता है। इस बीच में शंकर शिवा से कई बार पूछताछ करता है कि क्या काम है। शिवा हर बार उसको एक ही जवाब देता है कि जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन जैसे ही 2 घंटे का समय गुजर जाता है आखिरकार शंकर शिवा से पानी की डिमांड करता है। जैसे ही पानी का डिमांड करता है शिवा वही पानी का बोतल शंकर को दे देता है। शंकर जब उस पानी को पीता है थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो जाता है। वहां से थोड़ी दूर और गाड़ी चलाता है, एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी रोक देता है और फिर शंकर का मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से गाड़ी वहां से फिर से रवाना करता है। लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाता है। जैसे ही एक सुनसान सड़क पर पहुंचता है गाड़ी रोककर उस वक्त शंकर काफी गहरी नींद में सो रहा था। शिवा अपने ही गाड़ी से एक रस्सी निकालता है, शंकर के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक शंकर की सांसें नहीं रुक जाती है। शंकर जैसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है उसके बाद से शिवा शंकर की डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए एक और षड्यंत्र बनाता है। शंकर की डेड बॉडी को अपने अगले सीट पे इस तरीके से बिठा देता है कि देखने में लगे कि वो आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद से डीसी रोड से फिर से अपनी गाड़ी को रवाना करता है और भारू जिले के जम्बूसर थाने के चौराहे तक पहुंच जाता है। सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास जम्बूसर चौराहे पे जब पहुंचता है वहां से उसे एक सुनसान सड़क दिखाई देता है।
उस सुनसान सड़क पे लगभग 1 किलोमीटर और गाड़ी चलाता है। वहाँ पे जब जाता है तो देखता है कि बगल में एक नाला पड़ा हुआ है। गाड़ी को वहीं पे रोक देता है, शंकर की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसकी डेड बॉडी को उस नाले में फेंक देता है। उसके बाद से शिवा भावना के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे ये सारी बात बताता है। सुबह का लगभग 6 बजे के आसपास जब अपना सारा काम कर लेता है, उसके बाद से शिवा अपने घर नहीं आता है बल्कि वहाँ से सीधे अंकलेश्वर चला जाता है। इधर 2 दिन का जैसे ही समय गुजर जाता है, अपने षड्यंत्र के तहत 2 दिन के बाद भावना भी अपने घर पे आ जाती है। वाकई में शिवा जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस शिवा के ही तहरीर पे शंकर की पत्नी भावना को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।